आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक, चलिए देखिए, चैप्टर स्टार्ट करना था आज प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब छोटा छोटा चीज जो क्लास 11 में पढ़े हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद हमें क्लास 12 में उसी के बेसिस पे आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब ही क्या होता है? इट मींस पॉसिबिलिटी, इट मींस पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, ये सब वर्ड इसमें मिलेगा, अकरेंस ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि जिस किसी भी चीज को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको हम फेवरेबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको फेवरेबल कहते हैं। अब चाहे वो कुछ भी कंडीशन के साथ, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी मानता है, मतलब वो मेरा फेवरेबल इवेंट होता है। मान लीजिए जैसे मेरे पास कॉइन्स है, तो कॉइन्स में दो ही चीज मांगेंगे ना हम, या तो हेड मांगेंगे और नहीं तो टेल मांगेंगे। तो जब हेड का डिमांड किया गया तो हेड क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट। और अगर हेड का डिमांड किया गया तो टेल क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो अगर कभी कॉइन के केस में हेड और टेल जो दो पॉसिबल आउटकम्स है, इफ हेड आस्क्ड, इफ हेड आस्क्ड, तो वैसे केस में A दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग अज्यूम करेंगे A इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, तो फिर उसके बाद इवेंट ऑफ गेटिंग टेल क्या होगा? तो इवेंट ऑफ गेटिंग टेल जो होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग A बार से, A बार, यानी कि फेवरेबल इवेंट है तो A, और अगर अनफेवरेबल है तो A बार। अगर फेवरेबल इवेंट है तो E, और अनफेवरेबल इवेंट है तो E बार। समझ में आ रहा है कब क्या हम लोग यूज करेंगे? ठीक है, अब दूसरा सवाल ये रह गया कि मेरे पास हेड अगर पूछा गया, देखिए क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, इफ हेड आस्क्ड देन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इज फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, और ये तब क्या हो जाएगा? नॉट फेवरेबल। ये सब वर्ड मिलेगा, इसलिए आपको इन सब चीज के साथ थोड़ा फैमिलियर रहना है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई चीज नहीं चाहिए मगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? किसी भी एक कैपिटल नोटेशन के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, और अगर किसी में बार नहीं है तो वो क्या होगा? वो फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जैसे हम कॉइन्स बोले, हम आपको नहीं बताया कितना कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 कॉइन बोलते हैं तो इसका दो ही आउटकम होगा, हेड और टेल। अगर हम यहाँ पे 2 कॉइन्स बोलते हैं तो आउटकम्स बोलिए टोटल कितना हो सकता है? 4 होगा। कितना हो सकता है मींस 4 होगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 3 कॉइन्स रखते हैं तो कितना? 8 हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। कहने का मतलब है कि अगर कभी हम इन केस ऑफ कॉइन बात करें, इन केस ऑफ कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। ठीक है, सेम केस, ठीक है, सेम केस फॉर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन और स्विच। घर में लगा था स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, स्विच, स्विच के केस में या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन के केस में या कॉइन के केस में मैक्सिमम आउटकम कितना होता है? 2 का पावर n होता है, 2 का पावर n। ठीक है, ये तीनों केस में जब हम लोग से पूछा जाए तो सोचिए अगर स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें पॉसिबल आउटकम कितना होगा? फाइंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, total possible outcomes in case of 4 single correct objective question
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोलिए कितना? 16। सोच के जवाब दीजिएगा। 4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। सर नंबर ऑफ क्या लिखे हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ outcomes in case of 4 single correct objective questions. 60 32 13 सर 256 256 सर 196 होता है क्या 16 का? 4 का पावर 4। हाँ सर यस सर 4 का पावर 4। देखिए सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल तौर पे तो 4 ही ना ऑब्जेक्टिव कंटेन करता है। एक है केवल केरल। केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होता है, बाकी हर जगह कितना होता है? 4। तो हम लोग केरल में अभी है नहीं, और हम लोग जनरल तौर पे उधर जाने का सोचते भी नहीं है, तो एकदम दूर हो गया ना। ठीक है, तो इधर ही रहते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, ठीक है 4। तो 4 क्वेश्चन है तो वो कितना? एक का 4, दूसरे का भी 4, तीसरे का भी 4, चौथे का भी 4। कैसे है? 2 का पावर n निकाले थे। जैसे कि मेरे कॉइन में 2 साइड था तो 2 का पावर n, तो मेरे स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस कितना होता है? 4, तो 4 टू द पावर n। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा तो ये जो भी आ जाए 256। अब ये आया ना एक बात कि आप यहाँ देखे होंगे अभी तक पॉसिबल बोल रहे थे और अब यहाँ पे लगा दिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आपको याद है यहाँ पे फेवरेबल इवेंट बोल रहे थे, आउटकम्स बोल रहे थे, और यहाँ टोटल। इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? सैंपल स्पेस। हाँ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन एनी इवेंट दैट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। और ध्यान रखिएगा एक बात, इन सिंगल क्वेश्चन मतलब कि जब आप एक क्वेश्चन को देखे होंगे तो उसमें 1 2 3 ऐसे करके वैरायटी पूछता है ना, ठीक है? तो एक सिंगल से क्वेश्चन में सैंपल स्पेस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक? आउटकम्स चेंज होगा, कंडीशन के साथ आउटकम्स चेंज होगा, मगर उसमें कभी भी सैंपल स्पेस चेंज नहीं करेगा। तो इन सिंगल क्वेश्चन, ये कोई थ्योरी नहीं है, समझा रहे हैं। In single question, number of sample space does not change, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना। यानी कि मान लीजिए जैसे हमसे क्या बोला ना कि देखो तुम क्या करो कि 3 कॉइन उछालो, ठीक है? 3 कॉइन तुम टॉस करो। हम बोले ठीक है कर देते हैं उसमें, तो बोला तीनों एक साथ करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ऐसे, ठीक है? क्या दिक्कत? अब बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 2 हेड का, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा बोला, हम बोले ठीक है निकल गया। वो बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 3 हेड का, हम बोले ठीक है वो भी निकल गया। उसके बाद बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एटलीस्ट 1 हेड का, ठीक है? एटलीस्ट 1 हेड का, हम बोले ठीक है निकल गया। सॉल्व करेंगे तो ये ना बोलेंगे निकल। तो 3 क्वेश्चन हमसे पूछा, इन तीनों क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा और क्या नहीं चेंज करेगा? सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चेंज करेगा और सैंपल स्पेस सेम रहेगा। एकदम ठीक। सैंपल स्पेस इसका चेंज नहीं करेगा, मगर इसका जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स होगा, जो आउटकम्स होगा, वो क्या होगा? कंडीशन बाय कंडीशन चेंज करेगा। समझ में आ रहा है कि कहां चेंज होगा और कहां नहीं होगा? अभी तक हम आपको कोई फार्मूला बताए नहीं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, मगर हम आपको अभी तक कोई फार्मूला नहीं बताए। हम आपको केवल अभी इवेंट्स का क्या क्या कंडीशन हो सकता है उस पे केवल लेके चलते हैं। नोट कीजिएगा, हम लोग के पास नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P से, और इसके लिए सिंपल सा फार्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द आस्किंग इवेंट या फेवरेबल इवेंट और बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है? एक फार्मूला हर क्वेश्चन में लगने वाला है, ठीक है? और आपको अच्छे से याद होगा कि प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला। चलिए अब इसमें से NE क्या बता रहा है? दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
आउटकम, आउटकम्स। अच्छा, उसके बाद NS क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इन सैंपल स्पेस। ठीक है, आपको ये पता सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, और टोटल कभी भी किसी दूसरे आउटकम से छोटा होगा, टोटल तो हमेशा बड़ा होगा। तो NS ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NE। ठीक है, तो इसको नीचे भेज के सोचिएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NE बाई NS। ये कौन है? प्रोबेबिलिटी। तो आप ये बोलते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1, मगर क्योंकि आप पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं और वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी चीज के होने का पॉसिबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो नहीं होगा तो जीरो होगा, मगर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको बाउंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज फ्रॉम 0 अप टू 1। ठीक है, 0 से लेके कहां तक? 1। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो कभी भी सॉल्व कीजिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है तो क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन गलती है, फिर तो बनाइए। मैंने क्वेश्चन ही गलती कर दीजिएगा। मतलब जो बनाए हैं आंसर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपना आंसर फिर से एक बार चेक कर लेना, अपना सॉल्यूशन चेक कर लेना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं। अगर कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है? इवेंट कभी भी नहीं सकता है उसमें। तो उसको हम लोग किताबी भाषा में क्या बोलेंगे? अनसर्टेन, नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट कहते हैं उसको। ठीक है, इम्पॉसिबल। हाँ इम्पॉसिबल, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हो जाए तो सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन इवेंट, सर्टेन नहीं बोलते उसको, श्योर शॉर्ट इवेंट कहते हैं। देख रहे हैं, शॉर्ट मारे लग गया, श्योर लग गया। ठीक है, 100%, 100% पॉसिबिलिटी 100%, तो प्रोबेबिलिटी कितना? 1। समझ गए? तो जब प्रोबेबिलिटी 1 होगा मतलब वो जरूर होगा। ठीक है, अब सोचिएगा, एक बात हम आपसे बस पूछ लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन पेपर देने आप बैठे और आपको उसमें से ना 30% क्वेश्चन आता है, 30% एकदम आता है, मतलब पढ़ के गए। ठीक है, और 30% में क्या है ना कि थोड़ा सा डाउट है। तो डाउट है तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कीजिएगा? गेस कीजिएगा। ठीक है, आप गेस कीजिएगा, और उसके बाद जो 40% क्वेश्चन बच गया, नहीं आता है, जो 40% क्वेश्चन बच गया ये आपको नहीं आता है। ठीक है, छोड़ देंगे। तो ये, हाँ सही आप बोले, नॉट अटेम्प्टेड में चला गया ये। ठीक है, तो हमको बताइए, तो अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पास 100% सही करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मिनिमम वैल्यू क्या दीजिएगा? मिनिमम कितना? 0। उमंग थोड़ा तो भरोसा रखिए। तो 100% आने का चांस तो एकदम 0 है। लास्ट वाला 4 को बनेगी, 40 को बनेगी। हम बोले क्या कि 100% पेपर नहीं बोले, आपके सही करने का क्या चांस, यानी जो आप अटेम्प्ट कीजिए वो 30%। यस सर। यानी कि हम पूछे ना कि करेक्ट का प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करेगा, हम ये पूछे। करेक्ट 0% से 3/10 से लेके 0 से 0.10 तक कर सकते हैं। देखिए, दो आंसर मिला, एक मिला आपको 0 से लेके 0.3, यही ना 0.3। हाँ आप बोलिए उमंग, क्या बोल रहे? 0.3 से लेके 0.6, 0.3 से लेके 0.6, और कितने हैं? आप भी इसी के सपोर्ट में हैं। कौन फर्स्ट के सपोर्ट में? आप 0 से 0.6, 0 से 0.6, ये भी आया 0 से 0.6। ठीक है, यूनियन कर दिया आपने, तो क्या कर सकते हैं? आप इधर में एक तो नन ऑफ दीज लगा देते, 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सही ये है, बता। अब हमको सब ये 30 को तो सही सही होके करेगा। हाँ ये आप ठीक बोले, हम अभी आपको वही बात बोल रहे थे ना कि अपने आप पे भरोसा रखिए, है ना। सर हम क्वेश्चन गलती समझ गए थे, इसीलिए वो भरोसा उड़ गया था थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, जान। देखिए 30% डाउटफुल है,
ठीक है, ये तो 0 होगा, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, बोल तो दी कि छोड़ के चले आए, ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड है, ये छोड़ दिए। अच्छा 30% एकदम आता है तो बनाएंगे नहीं, वहां जाके शैतानी थोड़ी करेंगे कि ना हमको आता हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं, आता है तो जरूर बनाएंगे। सर टेस्ट तो गलत है क्या? तो मान ले रहे हैं अगर जैसे हम इसको सही बनाए, आता है तो सही नहीं बनाएंगे, तो सही बनाए तो 3/10 हुआ, ठीक है, 3/10 ये मेरा मिनिमम हो गया कि हम इतना तो करेक्ट करेंगे ही करेंगे। और जब गेस कर रहे हैं जिसमें मेरा डाउट है तो वो मे भी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए तो हम आपसे रेंज पूछे, तो हम बोले कि मे भी हम यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक, पूजा पाठ करके गए तो हो भी सकता है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है जितना गेस किए थे सब सही हो गया, तो मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकता है। और मान ले रहे हैं कि बीच में अगर आगे पीछे कुछ हुआ, ठीक है, साथ नहीं दिया जिसको देना चाहिए था, तो ये थोड़ा घट जाएगा, मगर इतना तो कंफर्म है कि जितना पढ़ के गए थे उतना तो टिक मार के आए थे, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे चलते, ठीक है, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ जो लिखेंगे वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करे रहेगा, वो क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है, चलिए ठीक, इतना आप समझ गए। तो श्योर शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी 1 यानी 100% है। मान लीजिए हमको क्या हुआ ना कि एक रात पहले क्वेश्चन पेपर मिल गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रात भर जगना पड़ जाए क्यों नहीं, याद करके रहेंगे, ठीक है, और कुछ और आए नहीं आए इतना तो याद कर लेंगे, 1 का ए होगा और 3 का बी होगा और 5 का है ना डी होगा, ऐसे करके याद करें, बाकी अब कौन सॉल्यूशन के पीछे दिमाग लगाएंगे, तो इतना काम करके जाएंगे। अब अगले दिन क्या हुआ, एकदम बाकी सब, कोई बोल रहा है पढ़ाई किया, उसके अलावा ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। अब वहां गए और अब बारी आया मेरे आउटकम देने का, अब जाके मेरा मुंह खुला और हाथ लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 बना जाएगा, सही करने का कितना, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से प्री प्लान्ड है ना, तो जब प्री प्लान्ड कोई भी चीज होगा तो वर्ड यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी में बायस्ड, ठीक है, कोई भी चीज अगर प्री प्लान्ड है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बायस्ड, ठीक, और अगर वो अनसर्टेन तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अनबायस्ड। जब हम लूडो खेलते थे, समझ रहे हैं, पुराना जमाना का बात है, ठीक है, हाँ बहुत पुराना हो गया, ठीक है, उस समय क्या होता था ना कि उसका जो डाइस होता था वो देख रहे इसमें कैसे शार्पेज है, ठीक है, वैसे शार्पेज होता था, तो शार्पेज होता था तो आदमी इतना छोटा सा डब्बा, क्योंकि है ना महंगा कोई खरीदता नहीं था, सस्ता वाला काम चला लेते थे, इतना छोटा सा डब्बा, इतना पतला सा, उंगली उसमें डाला आदमी और झूठ मूठ का दिखाने लगा, अब देख लिया किधर क्या है, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, देख लिया, अब फिर उसके बाद लाके धीरे से ऐसे रख, तो जो चाहिए वो आ जाएगा। हाँ, वो आदमी को कभी है ना महंगा वाला नहीं खरीदना चाहिए, वहां पे क्या होता है ना कि वो अनबायस्ड दे देता है, जीतने का चांस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि वो बायस था, अब जो चाहते थे वो आता था, ठीक है, नहीं आता था तो क्या करते थे, उंगली थोड़ा सा ढीला किया, वो घूम गया, फिर दबा दिया ऐसे, ठीक है, अब तो रखेंगे तो आएगा ही आएगा, तो वो कैसा हो गया, बायस। और अभी के टाइम में देखिएगा कि उसका जो कॉर्नर्स रहता है वो थोड़ा राउंड किया हुआ है, ये सर घूम जाता है, कैसे रखते हैं, तो हाँ बस वही बात है, समझे, उसको कितना भी आप है ना मना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रखिएगा, आएगा वही जो उसका मर्जी है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबायस्ड। तो वर्ड का मीनिंग समझते चलेगा क्या होता है। शोले फिल्म देखे हैं, अरे शोले इसका वाला अमिताभ बच्चन जिसमें गब्बर सिंह था, ठीक है, तो उसमें एक कॉइन था ना अमिताभ बच्चन के पास, और देखिएगा हमेशा टॉस वही करता था, पता नहीं धर्मेंद्र बेवकूफ था या वो जानता था, दो ही में से एक ही चीज होगा। देखिए चुप कौन रहता है, जो बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है, ठीक है, या जो बोका। तो वैसे ही वो कुछ बोलता नहीं था, तो अब उसके लिए जो सोचना आदमी सोच सकता है, हम लोग तो ऑडियंस है ना, ठीक है, सोच सकते हैं। तो क्या है कि बार बार है ना वही निकालता था, कॉइन ऐसे मारता था लेफ्ट हैंड से, ऐसे मारता था, और पूरा एकदम लगता था जैसे ना कि उसको पता नहीं कि क्या है, ठीक है, और उसी को चुनने बोलता था, अपने भी चुनता, ठीक है, ताकि दिखाए कि हाँ हम हर जगह पे क्या करें। आता बार बार हेड था,
बाद में पता चला ना उसके मरणोपरांत दोनों साइड में था कि दोनों साइड पे हेड था, ठीक है। तो वो कैसा निकला, अनबायस्ड की बायस्ड? वो बायस्ड है, वो बायस्ड, ठीक है। अच्छा, अभी के टाइम में एक येलो कलर का 5 रुपए का सिक्का आता है। आज थोड़ा सा पहले, कुछ साल पहले एक इतना मोटा सा 5 रुपए का सिक्का था, जो मोटा वाला रहता था उसको खड़ा कीजिएगा टेबल पे तो ऐसे खड़ा हो जाता, ठीक है। आज ये पीला वाला को खड़ा करके दिखाइए, मान भी नहीं करेगा। आप उसको रखिएगा, अभी देखिए ना ये चौक जो है, ठीक है, चौक दिख रहा है, चौक का ये वाला पार्ट अगर हम रखेंगे कहीं पे, मान लीजिए किसी एक स्ट्रेट ऐसे प्लेन पे, ये खड़ा हो जाएगा, और इधर वाला रखेंगे तो खड़ा होगा, सुन भी नहीं करेगा, जो मर्जी वही करेगा, ठीक है। तो अगर हम रख दिए और हम इसको ढकेले भी नहीं, ऐसे एकदम सीधा 90 डिग्री पे रखें, बोलिए तो किधर गिरेगा, किधर गिरेगा, जिधर मत तिधर, बस यही चीज है ना, समझे हो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी बदलता कैसे आता है, हम आपसे पूछे किधर गिरेगा, आप बोले सर किधर भी गिर सकता है, और हम क्या किए, छोड़ने के साथ हम फूंक दिए अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसका सेटिंग हो गया कैसा, बायस्ड, ठीक है, बायस्ड। ये सारा चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगा। एक आदमी ऑब्जर्वेशन करने जाएगा तो क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है कि वो ऑलरेडी उस कंपनी को जानता है, तो कंपनी को जानता है तो उसके लिए वो फेवर करेगा 20% का, और जिसको नहीं जानता उसको फेवर नहीं करेगा। तो फेवर किया तो कौन सा केस, बायस्ड की अनबायस्ड, बायस्ड। तो उसका मीनिंग समझिएगा कि वहां बोला जाएगा तो उसका क्या मीनिंग। चलिए ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज याद रखिएगा कि जब भी आप नंबर ऑफ इवेंट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स या आउटकम्स, तो उस समय यूज करेंगे सिलेक्शन, यूज करेंगे सिलेक्शन, मतलब आप सेलेक्ट ही कर रहे हैं, और सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। हाँ, हम लोग के जनरल लैंग्वेज में जो वर्ड होता है सिलेक्शन, मैथमेटिक्स उसी को कौन से नाम से जानता है, कौन से नाम से जानता है, कॉम्बिनेशन। और जब कभी भी मेरे पास अरेंजमेंट वर्ड रहेगा, अरेंजमेंट वर्ड रहेगा, हम किसको यूज करेंगे, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन को यूज करेंगे। अगर आपके पास अरेंजमेंट वर्ड नहीं है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको परम्यूटेशन बताना है। पूरा प्रोबेबिलिटी इसी पे है, पूरा प्रोबेबिलिटी, कुछ भी पूछे काम यहीं से होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इन केस ऑफ वर्ड्स और नंबर्स, ठीक है, यूज परम्यूटेशन। आपको इसका मतलब समझ में आता है। देखिए वही तीन लेटर है, मगर अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, मीनिंग डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बन गए, वही 3 लेटर है। तो इसका सिलेक्शन तो सेम है ना, मगर इसका अरेंजमेंट के कारण हमको डिफरेंट वेज मिल गए। अब देखिए ये है और ये है, ये हुआ 123 और ये हुआ 321, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चलना चाहिए। उन्हीं 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया, जिसके कारण कि मेरा नंबर डिफरेंट हो गया, जिसके कारण मेरा नंबर डिफरेंट हो गया। तो जब कभी भी वर्ड का या नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बिना बोले आपको उसमें क्या लगा देना है, परम्यूटेशन लगा देना है। और उसके अलावे कोई भी क्वेश्चन है उस जगह पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, उस जगह पे कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक और बात आप देख लिए, कॉइन देखनी है, थोड़ा डाइस भी देख लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 3 के पावर है, टोटल आउटकम्स 6 के पावर इन केस ऑफ n डाइस, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 6 टू द पावर n, 6 के पावर है, 6 के पावर n, ठीक है, समझे, बंद कर दीजिए। 6 टू द पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, समझे। तो ये मेरे पास डाइस का केस है। अब देखिए क्वेश्चन घुमाने वाला कैसे घुमाएगा, क्वेश्चन घुमाने वाला आपसे बोलेगा कि अगर मेरे पास 5 फेस्ड डाइस है, अब माइंड मेकअप कर लीजिए, जैसे 6 में होता था वैसे ही 5 में भी होगा।
ठीक है, वैसे ही 5 में भी होगा, मगर आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। कौन सा? 6 नहीं मिलेगा, ठीक है, 6 नहीं मिलेगा। तो यही सब के लिए ना एकदम तैयार रहिए। मतलब यहाँ पे आपका जो रियल लाइफ में जो भी काम करते हैं या होता है वो सब प्रोबेबिलिटी में मिलेगा। अगला बात क्या बोल रहे थे? if are things be selected out of n things, तो बोलिए इसके लिए नंबर ऑफ डेज क्या होगा? NCR। और फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, तो थोड़ा आपको बता दीजिए, अगर अरेंजमेंट पूछा तो NPR लगा दिए, और NPR के लिए फॉर्मूला क्या? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब परमुटेशन लगाना होगा तो इसको लगा देंगे, जब कॉम्बिनेशन लगाना होगा तो इसको लगा देंगे। ठीक है, बहुत जनरल सा चीज, NC1 का वैल्यू कितना होता है? n और NC0 कितना होता है? और NCN कितना होता है? ये भी 1 होता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली यूज में आता रहेगा। जैसे आपसे बोलेगा ना कि 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकाले, ठीक है, तो आप उसको लिखने जाइएगा 52C1, तो उसके जगह आप सीधा 52 लिखें। ठीक है, इट इज लाइक NC1। ठीक है, तो बस वैसे ही काम करना है, ये सब मिलता रहेगा। अभी कार्ड्स पे अब डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का डाइस हो गया है, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स हो गया, स्विच हो गया, और उसके साथ और क्या देखे थे? कॉइन हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए आगे का टर्म ऑड्स इन फेवर। देखिए ऑड्स इन फेवर बोलने का मतलब, ऑड्स मतलब ये समझिएगा ये रेशियो होता है। ठीक है, ऑड्स का मतलब क्या हो गया? रेशियो। तो अगर ऑड्स इन फेवर है तो इट इज रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इवेंट। क्या बोले कि अगर मेरे पास ऑड्स इन फेवर है तो ऑड्स इन फेवर दैट इज इक्वल्स टू, आप ये बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, जब भी फेवर वर्ड रहेगा तब। अगर बोल दिया ऑड्स अगेंस्ट, तो अगेंस्ट मतलब एक फेवर का उल्टा है अगेंस्ट। तो ऑड्स अगेंस्ट अगर बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंस ऊपर और एग्जिस्टेंस नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे क्वेश्चन में बोला कि ऑड्स दिया हुआ है, इफ ऑड्स इन फेवर इज m/n, ये एक रेशियो होता है, तो मान ले 2/3, 4/5, 8/7 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है और बोला कि वो ऑड्स इन फेवर है, तो देखिए इसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इवेंट m/m+n होगा, और नॉन एग्जिस्टेंस तब क्या होगा? n/m+n होगा। यहीं से हम लोग को एक और रिलेशन मिल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस का एडिशन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अगर ऑड्स इन फेवर दिया है तो उससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अगर प्रोबेबिलिटी दिया है तो उससे ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट कैसे निकालेंगे, वो चीज पता चला। मान लीजिए हम लोग से ये बोल दिया गया कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का ऑड्स अगेंस्ट 7/3 है, तो पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, बोलिए 7/10 7/10 आएगा। देखिए ऑड्स अगेंस्ट के ऊपर हमेशा नॉन एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका इवेंट।
बाई टोटल, तो ये कितना हो गया 7/2 है, ठीक है। अगर हम लोग से ये बोल दे कि odds in favor that is equals to 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस बोलिए कितना 3/4, उल्टा है तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है 3/4। ऐसे ऑड्स के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई ये बोल दे कि देखो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो बोला या हम लोग निकाले प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो बोला फाइंड ऑड्स अगेंस्ट बोलिए कितना ऑड्स अगेंस्ट माने 1/2 सर, 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/3 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस कितना होगा 1/3 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 होगा, 1/3 होगा। अब अगर हमसे ऑड्स अगेंस्ट मांगा है तो नॉन एग्जिस्टेंस बाई एग्जिस्टेंस, तो नॉन एग्जिस्टेंस 1/3 और इसके डिवीजन में एग्जिस्टेंस 2/3, फाइनली मेरे पास आएगा 1/2, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को ऑड्स को यूज करना एक्सक्लूसिव के लिए होगा ना, क्या होगा आगे है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए मेनली हम लोग को 12 में फोकस रखना है, ठीक है। 11 वाला चीज रिवाइज हो गया, बस वो थोड़ा थोड़ा काम में आएगा इसलिए बता दिए स्टार्टिंग में। अब 12 का जो पार्ट होता है स्टार्ट, वो कंडीशनल से ही स्टार्ट होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा ये कब और कैसे पहचाने, इफ मल्टीपल इवेंट्स डिपेंड्स ऑन existence of another event, अगर कोई भी इवेंट दूसरे इवेंट के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंडीशनल का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में बस एक ही चीज आपसे पूछेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी, खत्म। हाँ, तो वो पूछेगा केवल ये कि प्रोबेबिलिटी निकालो। हमको खुद से डिसाइड करना होगा कि वो जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल का है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कंडीशनल को आइडेंटिफाई इसी तरीके से करते हैं कि अगर एक इवेंट दूसरे के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड कर जाए वो क्वेश्चन कंडीशनल का होता है। जब पढ़िएगा आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो समझ लीजिए ये बात। दूसरा और कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट with respect to another event, अगर ये बोला कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब probability of an event with respect to another event, इवेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, हिंदी रेशियो बता। है सर दो प्रोबेबिलिटीज का, नहीं, आप उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है सर एक प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है ना कि अनदर पहले ही हो चुका है, हेलो, ये इवेंट पहले ही हो चुका है, समझ लो ये इवेंट पहले ही हो चुका है, अब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे इवेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हेलो, आवाज गया सर आवाज आ रहा है आपको हम लोगों का? हाँ, मेरा नहीं जा रहा है, आपका आ रहा है, आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो सर, तो हम लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं फ्लो में लगे हुए हैं, ठीक है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है, फ्लो में लगे हुए हैं, ठीक है सर, वो ठीक है। देखिए ये जैसे बोलेगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इवेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इवेंट पहले ही हो चुका है, कौन सा इवेंट पहले ही हो चुका है, जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पहले ही हो चुका है और उसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे इवेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही होता है। लिखा हुआ कैसे रहेगा, P A by B, बोलिए तो कौन पहले ही हो चुका है, B, ये बात हो रहा है, B पहले हो गया, B पहले ही हो चुका है, तो हम बोलेंगे कि यहां से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ए का निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए when b already exists, when b already exists, जब b already exist कर चुका है। इसका मीनिंग यही है। मीनिंग से केवल क्वेश्चन बनता नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला होता है p a इंटरसेक्शन b और इसके डिवीजन में p b। जो नीचे है वो नीचे, जो यहाँ नीचे वही नीचे रहेगा, और ऊपर वाला क्या? दोनों का कॉमन। ठीक है, दोनों का कॉमन। देखिए अभी अभी है ना एक बात पे डिस्कशन हो रहा था, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। समय जब तक नहीं आता है हम आगे का बात नहीं बोलते। ये केस है इंक्लूसिव इवेंट्स का, ये केस है जबकि इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड करता है। चाहे किसी भी तरीके का इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का सम हमेशा 1 होता है, चाहे किसी भी तरीके का। ठीक है, मगर इंक्लूसिव ये होता है जिसको हम लोग कंडीशनल कहते हैं, और जो एक्सक्लूसिव होता है उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। यही सब वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और टॉपिक भी उसी नाम से रहेगा। कंडीशनल मतलब क्या? डिपेंड्स अपॉन वन अनदर। और इंडिपेंडेंट मतलब क्या? किसी को कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, कौन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो पता चला दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये कैसा? ये कंडीशनल, ये कंडीशनल। आपसे पूछा कि P B by A का फॉर्मूला बोलो, क्या बोलिएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A B इंटरसेक्शन A by A। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इवेंट, हमेशा नीचे वाला पहले ही एग्जिस्ट कर चुका है, वो निकालना होगा। और कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट मान लीजिए जैसे आपसे ये बोला कि if 2 dice rolled together, ठीक है, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होता है, समझिएगा, टुगेदर। ठीक है, rolled together such that sum of numbers will 8 as 8, then find probability of getting at least 1 3। देखिए क्वेश्चन कैसा है, आप इसको पढ़िए और अपने आप को थोड़ा समझा लीजिए कि वो बोल क्या है, तब हम बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। चलिए बढ़िया, समझ गए। अब थोड़ा हमको समझाइए ये बोल क्या रहा है। मतलब कि एक डाइस और दूसरा डाइस का जो नंबर आएगा उसको जोड़ेंगे तो 8 आना तय है, लेकिन हम लोग को उस इवेंट का बताना है जिसमें 3 आएगा, जैसे कि 3 5 और 5 3 वाला चीज हो। मतलब आपको क्या लगा कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर, कर रहा है। ठीक है, एक इवेंट पहले से हो गया, कहीं नहीं बोला कि पहले से हो गया, ठीक है, मगर ये बोल दिया such that sum of number will 8, यानी एक इवेंट है। और फिर दूसरा इवेंट पूछा, एक इवेंट है, फिर से हमसे दूसरा पूछा। हमेशा क्वेश्चन किसका होगा? कंडीशनल का। क्वेश्चन किसका? कंडीशनल का। अब यहाँ पे आप A मान लीजिए, A that is equals to getting at least 3, ठीक है, और B मान लीजिए sum 8। तो थोड़ा सोच के बोलिए A में क्या क्या आ सकता है? A में क्या क्या आ सकता है? 3 5 5 3। A में 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। फिर उसके बाद मतलब इतना 3 हुआ ना, और कोई बच रहा है क्या? नहीं सर, हाँ होगा, लेकिन इसी का बच रहा है, बोले तो बच रहा है। 1 3 आएगा, 2 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 3 आएगा, 5 3 आएगा और 6 3 आएगा। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी आपकी नजर से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, जो आएगा सो आएगा। अरे भाई दो डाई फिगर है ना,
तो फर्स्ट प्लेस पे भी 3 आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है। तो ये हुआ ए, गेटिंग एटलीस्ट 1 3, या तो कम से कम एक आएगा और नहीं तो 2 3 आएगा। क्या आपको ए समझ में आया? चलिए ए मिल गया। बी बोलिए, बी कोई भी बता सकता है। बी 2 6 2 6 6 2, तो भुला नहीं जाए इसलिए एक साथ लिखते चलते हैं। 3 5 तो 5 3 और 5 3 5 4 4, 4 बस इतना ही होगा। चलिए देखिए, ये अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे पी ए बाई बी पूछा है कि बी बाई ए पूछा है, पहले ये बताइए। पी ए बाई बी पूछा है। ए बाई बी पूछा है, तो पी ए बाई बी का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवीजन में कितना, पीबी, डिवीजन में पीबी ये जाएगा। अच्छा सोच के देखिएगा, बस हमसे पूछ रहे हैं। इसके लिए जब हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट यानी एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस, और नीचे वाले का एन बी बाई एन एस, एन एस कटा, तो हम क्या इसको n के फॉर्म में a इंटरसेक्शन b बाई एन बी लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है, अब देखिए n a इंटरसेक्शन b, भाई a सामने है b सामने है, दोनों का इंटरसेक्शन कितना मिला, 2। तो n a इंटरसेक्शन b की जगह 2, और n b में कितना एलिमेंट है, 5 मिल गया मेरा प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछा गया। ठीक है, 2/5। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन करना है? जब आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको हर एक टर्म लिख के दिखाना है कि किसको क्या अज्यूम कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या होगा। और मेरा जगह थोड़ा कम पड़ गया, हमको इंटरसेक्शन बी भी दिखाना चाहिए। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव है तब तो आप मर्जी के मालिक है ना, कहीं से है ना वो बोल रहा है अपना दोस्त को कि देखना सी वाला सी, बीच में आप सुन ली। ठीक है, तो वहां पे तो सब चीज जायज है, मगर यहाँ पे सीखना है कैसे आपको कि आपको है ना हर एक टर्म समझ में आना चाहिए और लिखने आना चाहिए। चलिए नोट करेंगे। कंप्लीट ना क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, पीए दैट इज इक्वल्स टू पीबी बाई 2 इज इक्वल्स टू 5/26 if PA by B is equals to 2/5, तो बोला फाइंड PA यूनियन B, फाइंड PA यूनियन B। देखिए इसमें है ना जितना आप पढ़े हैं उसके अलावे क्लास 11 का एक फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको ये याद हो तो बढ़िया, नहीं याद हो तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, लिख दे PA plus PB minus PA intersection B। हाँ, PA इंटरसेक्शन ये लिखिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करके आंसर दीजिए। 11/26 सही। देखिए सबसे पहला चीज तो हम लोग को क्या करना होगा कि इसके बेसिस पे हमको इंटरसेक्शन निकालना होगा, जिसका नहीं बनाया है देखिए कैसे बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी और इसके नीचे बी, तो आप अगर पीबी निकालिएगा तो इट इज 5/13, तो इंटरसेक्शन निकलेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज। तो a बाई बी कितना 2/5 और b कितना pb 5/13, तो आपको मिल गया यहाँ से 10/65। रहने दीजिए, आप सीधा इस फॉर्मूला में आइए, a यूनियन b चाहिए, जबकि pa कितना, तो pa आपके पास है 5/13 कि 26,
अच्छा 26 है सर 5/26 है 5/26 और पीवी कितना है 10/26 5/13 5/13 या 10/26 ठीक है। और इंटरसेक्शन कितना है माइनस इंटरसेक्शन है 4/26 ये तो कट गया ना यस सर तो 2/13 2/13 अच्छा ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया 3/13 3/13 मतलब 6/26 और 6 और 5 कितना 11/26 ठीक है बस पुट करना था उसमें और कुछ नहीं